तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधा आपको सुनाता हूँ इस मूवी की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देविका नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने 2 बच्चे सूची और शुभ की देख रेख कर रही होती है। सूची को इस दुनिया में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था और शुभ काफी समझदार बच्चा था, तो वो माँ को ज्यादा तंग नहीं करता था। देविका अपने पति अनिरुद्ध के साथ नॉर्वे में रहती थी। क्योंकि अनिरुद्ध की नौकरी नॉर्वे में ही थी, इसलिए देविका उसी के साथ शिफ्ट हो गई थी। हम देखते हैं कि देविका के घर में सिया और माटिल्डा नाम की 2 लड़कियां आई होती हैं जो कि वेलफ्रेड नाम की कंपनी में काम करती थीं, और वो ये चेक करने आई थीं कि देविका अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही है या नहीं। देविका अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, तो वो लोग इस बात को भी नोटिस करते हुए अपनी डायरी में लिख लेते हैं। सिया बताती है कि कल ओस्लो से हमारी सीनियर ऑफिसर आ रही हैं, तो वो आपसे मिलेंगी और अपना फाइनल रिव्यू देंगी कि आप कितने अच्छे से अपने बच्चों को पाल रही हैं। देविका को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है क्योंकि इतने दिन से वो लोग आकर उसे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो सोचती है कि चलो कल आखिरी बार सब कुछ हो जाएगा तो शांति मिलेगी। इसके बाद देविका शुभ को स्कूल छोड़ने जाती है, तो उसे याद आता है कि वो अपना स्कूल प्रोजेक्ट घर पर ही भूल गया है। वहाँ पर भी वेलफेड कंपनी की 2 लड़कियां मौजूद थीं जो कि देविका के ऊपर नजर रखे हुए थीं, और वो इस बात को भी लिख लेती हैं कि वो अपने बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट घर पर ही भूल गई। अनिरुद्ध हमेशा चिढ़ा सा रहता था और देविका से कभी भी प्यार से बात नहीं करता था, पर देविका उसकी बातों को दिल पे ना लेते हुए उसकी सभी बातें सुन लेती थी। अब अगले दिन घर पर सीनियर ऑफिसर आती हैं, तो दोनों लोग एकदम मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं और पूरा घर अच्छे से मेंटेन कर दिया होता है ताकि उन्हें लगे कि वो अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। सीनियर ऑफिसर अनिरुद्ध से कहती हैं कि हमने नोटिस किया है कि आप घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ नहीं बटाते हैं। अनिरुद्ध घबराते हुए कहता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ और मेरी पत्नी घर संभालती है और ये हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो रखी है। अनिरुद्ध को लगता है कि देविका ने शायद इन लोगों से मेरी शिकायत की है, तो वो बहाना बनाकर वहाँ से उठ के चला जाता है। देविका उसे बुलाने जाती है, तो अनिरुद्ध उस पर गुस्साने लग जाता है कि तुमने उन्हें क्या बताया। तो देविका बताती है कि वो तो मैंने एक बार ऐसे ही कह दिया था कि मेरे पति हर वक्त काम करते रहते हैं और मैं घर संभालती रह जाती हूँ, तो शायद उन्होंने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया। अनिरुद्ध उसकी बात समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए उस पर अपनी ताकत दिखाकर उस पर हावी होने लग जाता है। अनिरुद्ध ने हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि देविका दर्द से करहाने लग जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वेलफेड वाले उसकी बच्ची को उठा के लेके जा रहे हैं, तो वो तुरंत उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागती है। वो पूरी जान लगाकर उनकी गाड़ी के पीछे भागती है, लेकिन उसकी साड़ी उसके पैरों में फंसने के कारण वो अचानक से नीचे गिर जाती है और वो लोग बिना गाड़ी रोके वहां से चले जाते हैं। अब दोनों लोग शुभ को लेने के लिए स्कूल जाते हैं, तो वहां पर भी वेलफेड वाले आकर शुभ को लेके चले जाते हैं और देविका पूरी कोशिश करती है उन्हें रोकने की, पर वो रुकते नहीं और वो अपने बच्चों को अपने से दूर जाता देख अचानक से बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वेलफ्रेड की तरफ से हरमन नाम का एक आदमी आता है जो कि बताता है कि आपके बच्चों की कस्टडी अब हमारे पास है, क्योंकि 10 हफ्ते से निगरानी रखने के बाद हमने पाया कि आप बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे। दीपिका को जब होश आता है तो ये बात सुनकर वो रोने लग जाती है और कहती है कि सूची अभी ब्रेस्ट फीडिंग पर है और शुभ तो मेरे हाथ से खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाता, तो आप इतने छोटे बच्चों को अपने पास कैसे रख सकते हैं। हरमन कहता है कि जो भी बातें हैं वो आपको कमेटी की सुनवाई में बताई जाएंगी, लेकिन तब तक हम आपके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे और यहाँ की सरकार की तरफ से आपको वकील दिया जा रहा है जो कि आपके केस को लड़ेगा, तो आप उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अनिरुद्ध देविका को समझाता है कि यहाँ की सरकार ने हमें एक वकील दिया है जो कि हमारी साइड रखेगा। देविका कहती है कि वकील उनका है तो वो साइड भी तो उनकी ही लेगा ना, और उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था
था, उसे तो बस कैसे भी करके अपने बच्चे वापस चाहिए थे। तो अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हारा बस एक काम था कि बच्चे संभालने हैं, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। अनिरुद्ध इसी तरह की बातें करके देविका पर ही इल्जाम लगा देता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है और उसे बच्चों से ज्यादा अपनी नागरिकता की ज्यादा चिंता थी कि कहीं इन सब के चक्कर में उसकी सिटीजनशिप ना चली जाए। अब हम देखते हैं कि दोनों लोग अपने वकील सुनील से मिलने जाते हैं। तो वकील साहब बताते हैं कि अभी उन्होंने आपको अनफिट मदर साबित कर दिया है और अब वो लोग आपको मानसिक रूप से भी अनफिट साबित करने की कोशिश करेंगे, पर आप फिक्र मत करिए, हम ये केस जीत जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को अपने बच्चों से मिलने का मौका दिया जाता है। तो उन्हें देखकर देविका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हरमन उससे कहता है कि आप अपने बच्चों के सामने मत रोइए, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है और अपने बच्चों के साथ ज्यादा रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, वरना बाद में बच्चे अपने माता पिता को याद करते हैं और फिर बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। देविका कहती है कि 3 दिन बाद हम बच्चों से मिल रहे हैं तो रोना तो आएगा ही ना, लेकिन वहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, बल्कि वो लोग बच्चे को दोबारा से लेके चले जाते हैं। देविका को थोड़ा इमोशनली सपोर्ट देने के लिए उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं और अब इस केस की सुनवाई के लिए एक कमेटी बैठाई जाती है, जहाँ वेलफ्रेड वाले ये साबित करने में लगे होते हैं कि देविका का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए बच्चे उसे वापस नहीं दिए जाएंगे। देविका का वकील उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हर देश में अलग अलग तरह की संस्कृति होती है जिसे अलग अलग तरह से निभाया जाता है और भारत देश में भी अपनी खुद की संस्कृति है जिसे ये परिवार फॉलो करता है, फिर चाहे हाथ से खाना खिलाना हो या फिर माथे पर टीका लगाना हो, ये चीजें कोई गुनाह नहीं है, बस सांस्कृतिक अंतर है और बच्चों को पालन गृह यानी कि फॉस्टर होम में डालने का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा है कि बच्चों को उनके माँ बाप को वापस दे दिए जाएं। सभी बातों को सुनते हुए कमेटी के सीनियर ये फैसला लेते हैं कि बच्चे उनके माँ बाप को वापस कर दिए जाएं और ये सुनकर देविका और अनिरुद्ध काफी खुश होते हैं कि आखिरकार ये मुसीबत खत्म हुई और अब बच्चे वापस आ जाएंगे। अगले दिन खुशी खुशी देविका अपने बच्चों को लेने जाती है। तो वहाँ पर सिया बताती है कि हमें पता चला है कि आपका घर बच्चों के रहने के लिए सही नहीं है और देविका भी मानसिक रूप से नहीं सही है, इसलिए हम आपको बच्चे नहीं दे सकते और अब आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जाएगा। अपने बच्चों के ना मिलने पर देविका परेशान होकर उन पर चिल्लाने लग जाती है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं और पागलों की तरह वो हर जगह अपने बच्चों को ढूंढने लग जाती है, पर वो कहीं नहीं मिलते और वो 2 लड़कियां उसका वीडियो बना लेती हैं ताकि वो बाद में उसे मेंटली अनस्टेबल साबित कर सकें। देविका अपने वकील को बताती है कि हमें हमारे बच्चे नहीं मिले। तो वकील साहब बताते हैं कि मुझे इस केस से हटा दिया गया है क्योंकि मैं आपके केस को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था, जो कि ये बात यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई। अब उन्हें सरकार की तरफ से डैनियल नाम का एक नया वकील मिलता है जिसके ऊपर देविका को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे देख के ही लग रहा था कि वो सरकार की ही जी हुजूरी करेगा और उसकी बात सबके सामने नहीं रखेगा। अब कमेटी में वेलफ्रेड के वकील देविका पर वही सारे इल्जाम लगाते हैं जो अब तक लगाते आ रहे थे और यहाँ वो एक और बात बोलते हैं कि इनके घर में घरेलू हिंसा होती है, यानी कि अनिरुद्ध देविका को मारता पीटता है। ये कंप्लेन अनिरुद्ध के दोस्त बिस्वा और उसकी पत्नी नंदिनी ने की थी और देविका की अक्सर नंदिनी से बातचीत हुआ करती थी। तो एक दिन अनिरुद्ध ने देविका को इतना मारा कि उसका हाथ ही टूट गया था। तो उन लोगों ने अनिरुद्ध के खिलाफ कंप्लेन कर दी, जिसके चलते अनिरुद्ध ने उनसे बात करना बंद कर दिया। पर आज इस बात का फायदा वेलफेड वाले उठा रहे थे और अब इस केस की जीतने की संभावनाएं उनकी ज्यादा हो गई थी। देविका सोचती है कि बच्चों को वापस लाने का बस एक ही तरीका है कि जो जो बातें वेलफेड वालों को पसंद नहीं आई वो चीजें वो ना करे। तो वो अब हाथ से खाना खाने के बजाय कांटे चम्मच से खाना खाने लग जाती है और अपनी आदतों में बदलाव करना शुरू कर देती है। बच्चों से अलग हुए 2 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि देविका चुपके से नंदिनी से मिलने जाती है और नंदिनी उसे राबिया नाम की एक महिला से मिलवाती है जो कि पेशे से वकील
थी, लेकिन वहाँ की सरकार उनकी डिग्री को वैलिड नहीं मानती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर दुकान खोल रखी थी। राबिया बताती है कि उनके बच्चों को विल्फ्रेड वालों ने फॉस्टर सिस्टम में डाल दिया था और तब से मैंने उस कंपनी के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया तो पता चला कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो लोग बच्चों की आड़ में एक व्यवसाय चला रहे हैं जिसमें कि वो पहले अपना पैसा दिखा के गरीब देश के उन परिवारों को यहाँ बुलाते हैं जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं। फिर जब परिवार यहाँ आ जाता है तो वो लोग उनके बच्चे को उठा लेते हैं और फिर उसके बाद वो उन बच्चों को पैसे के बदले उन फैमिलीज को दे देते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। ये एक संगठित अपराध है जो कि ये लोग बड़े आराम से कर रहे हैं। इस अपराध में जजेस, वकील, गोद लेने वाला परिवार, स्कूल की टीचर सभी लोग शामिल हैं और जितने बच्चे ये फॉस्टर सिस्टम में डालते हैं उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं जिसका हिस्सा सभी को पहुंच जाता है। नंदिनी बताती है कि तुम्हारे बच्चों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो रही और वो फॉस्टर सिस्टम में खुश नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाल लो तो अच्छा रहेगा। नॉर्वे की सरकार ने जिम्मेदारी दी थी कि जो माँ बाप बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे उनसे बच्चा लेकर फॉस्टर सिस्टम में रखा जाए और फिर किसी ऐसे इंसान को बच्चा दे दिया जाए जो उनका ख्याल रख सके और सरकार ही उनकी पढ़ाई लिखाई का पैसा देती थी। पर यहाँ तो अलग ही धांधली चल रही थी। ये सारी बातें देविका अनिरुद्ध को बताती है और कहती है कि हमारे पालन पोषण में कोई कमी नहीं है बल्कि पैसों के चक्कर में हमें फंसाया जा रहा है। अनिरुद्ध उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि किसी की भी बातों पर यकीन करके कुछ भी एक्शन लेने से मेरी नागरिकता पर असर पड़ सकता है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देविका को समझ आ गया था कि उसका पति उसकी नहीं सुनने वाला और उसे बस अपनी ही पड़ी हुई है, इसलिए अब वो खुद ही कुछ करने का सोच लेती है। वो चुपके से उस जगह चली जाती है जहाँ उसके बच्चों को रखा गया था और छुप छुपाकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो सीधा एयरपोर्ट पहुँच जाती है ताकि वो वहाँ से जल्द निकलकर इंडिया पहुँच जाए, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और देविका को पकड़ के उसे दोबारा से अपने बच्चों से अलग कर देती है। देविका ने गैर कानूनी तरीके से अपने बच्चों को चुरा कर देश छोड़कर ले जाने की कोशिश करी थी, जो कि बहुत बड़ा अपराध था जिसके चलते उसे जेल भी हो सकती थी या फिर उसे वापस इंडिया भेज दिया जाता। तो अनिरुद्ध और डैनियल कोशिश करते हैं कि कम से कम उसे जेल ना हो। घर आकर अनिरुद्ध देविका से झगड़ा करना शुरू कर देता है और देविका तंग आकर उससे बोल ही देती है कि तुम्हें अपनी सिटीजनशिप के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो अनिरुद्ध देविका के माँ बाप के सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है। तो देविका भी उसका पलट जवाब देते हुए उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। तो अनिरुद्ध का ईगो काफी हर्ट हो जाता है जिसके चलते वो उसे कमरे में बंद कर देता है। अब हम देखते हैं कि केस की सुनवाई का दिन आ जाता है। तो डैनियल एक महिला को कटघरे में बुलाता है जो कि पहले विल्फ्रेड कंपनी के साथ काम कर चुकी थी। महिला बताती है कि मैं विल्फ्रेड में टीचिंग का काम करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि मैंने सपोर्ट देने के लिए देविका से बात करने की कोशिश की थी। मैंने 4 साल में बहुत से माँ बाप को अपने बच्चों से अलग होते देखा, पर देविका के केस ने मुझे तोड़ दिया। शुभ अपने माँ के बिना बहुत रोता है और चुप न होने पर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। मैंने ये सब बातें पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मैं बताती तो विल्फ्रेड वाले मेरे बच्चे को भी उठा लेते। विल्फ्रेड की वकील कहती है कि हमारी कंपनी ने इसे निकाल दिया है और इसके पास कोई सबूत भी नहीं है। तभी वकील सभी को वही वीडियो दिखाती है जो उन लड़कियों ने बनाई थी जब देविका अपने बच्चों को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और जिस वजह से बनाई थी उसी वजह को साबित करते हुए वो भरी सभा को गुमराह करके देविका के ऊपर दोबारा से हावी हो जाती है और अदालत देविका को मानसिक रूप से बीमार बता के उसकी मांग को खारिज कर देती है। देविका रोते बिलखते जब घर पहुंचती है तो पाती है कि अनिरुद्ध का पूरा परिवार वहां आया हुआ है, जो कि देविका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए अनिरुद्ध की माँ उसे ही ताने मारने लग जाती हैं।
अब हम देखते हैं कि नॉर्वे से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भारत उनसे टेलीकॉम डील करने जा रहा था, जिसके लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वसुधा जी नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हुई थी। तो देविका उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली जाती है और वसुधा जी से कहती है कि हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नॉर्वे की सरकार ने हमारे दोनों बच्चों को हमसे छीन लिया है। इनका मानना है कि हमारे संस्कार गलत हैं और आप लोग इनसे डील करने आए हैं। इन लोगों को लगता है कि इनका कल्चर बहुत सही है और हमारा कल्चर बेकार है। आप भी तो माँ हैं, तो आप तो समझ ही सकती हैं कि हम पर क्या बीत रही है। देविका ने सबके सामने अपनी बात रख दी थी और उसका असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि वसुधा जी भारत जाकर अपील करती हैं कि जिस देश को हमारी संस्कृति पसंद नहीं, जिस देश ने हमारे लोगों से उनके बच्चे छीने, उस देश से हम कोई भी डील नहीं करेंगे और देविका को जल्द से जल्द अपने बच्चे वापस मिलें, इसकी कार्रवाई की जाए। देविका ने उम्मीद नहीं की थी कि वसुधा जी उनकी बात सुनेंगी, पर वसुधा जी ने उसकी बात सुनी भी और भारत सरकार तक पहुंचा भी दी थी। और अब देविका के केस के बारे में हर जगह चर्चा होने लग जाती है और जिनके साथ ऐसा हुआ था वो सभी लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वेलफ्रेड कंपनी को लगता है कि अब मामला बिगड़ने लगा है, तो हरमन अनिरुद्ध के भाई अनुराग के पास जाता है और उससे कहता है कि देविका से कहो कि वो तुम्हें फॉस्टर पेरेंट बना ले। अनुराग कहता है कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो 2 बच्चों को संभालूं। हरमन यहाँ डील रखता है कि तुम्हें फॉस्टर पेरेंट बनने के हर साल 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सुनकर अनुराग का माथा टनक जाता है और बच्चों को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाता है। अब इस केस की सुनवाई के लिए एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें कि भारत सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर भी आए होते हैं। हरमन कहता है कि हम बच्चे इन्हें नहीं लौटा सकते क्योंकि ये मेंटली अनफिट हैं, लेकिन अगर ये चाहें तो हम इनके पसंद के किसी इंसान को बच्चों की कस्टडी दे सकते हैं। देविका डिमांड करती है कि उसके माँ बाप को कस्टडी दे दी जाए, पर हरमन मना कर देता है, ये कहकर कि वो लोग 50 साल की उम्र से ज्यादा हैं, तो हम उन्हें नहीं दे सकते। तभी अनुराग कहता है कि मैं बच्चों को रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देविका साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो अनिरुद्ध की फैमिली को अच्छे से जानती थी कि वो सही लोग नहीं हैं। अनिरुद्ध देविका को अकेले में ले जाकर समझाता है कि हम बच्चों की कस्टडी मेरे भाई को दे देते हैं, तो कम से कम बच्चे हमारे परिवार में तो आ ही जाएंगे और फिर इंडिया पहुंचने के बाद तुम उन्हें अपने पास रख सकती हो। अनिरुद्ध देविका के सामने अपने आप को बहुत मासूम दिखाता है और ऐसे जताता है जैसे कि उसे बच्चों की और उसकी बहुत फिक्र है। तो देविका उसकी भावनाओं को महसूस करते हुए बच्चे उसके भाई को देने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि कानूनी कार्रवाई होने के बाद अनिरुद्ध के परिवार वाले बच्चों को लेकर इंडिया आ जाते हैं और देविका भी इंडिया आकर अपने बच्चों को लेने के लिए उनके घर जाती है। पर अनुराग कहता है कि जिस पेपर पे आपने साइन किया था उसमें लिखा है कि आप ऐसे बच्चों से नहीं मिल सकती और अगर आप उन्हें ले गई तो सवाल मुझ पर उठेंगे। अनिरुद्ध ने वादा किया था कि इंडिया पहुंचते ही देविका को बच्चे मिल जाएंगे, पर अब अनिरुद्ध उसका फोन भी नहीं उठा रहा था और उसके लालची परिवार वाले पैसों के चक्कर में एकदम ही बिक गए थे। अनुराग बच्चों को देविका से नहीं मिलने देता और उसे डिवोर्स पेपर देते हुए धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। यानी कि अनिरुद्ध धोखेबाज लालची भगोड़ा पति निकला, जिसने देविका से वादा करके उसे बेवकूफ बनाया और नॉर्वे की सरकार से पैसे लेकर उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। अब तक देविका नॉर्वे की सरकार से लड़ती आ रही थी और अब उसके ससुराल वाले उसकी मुसीबत बन गए थे। देविका कानून का सहारा लेते हुए अनिरुद्ध के परिवार वालों पर केस कर देती है और ये केस हाई कोर्ट में लड़ा जाना था, जहां हम देखते हैं कि देविका की वकील कहती हैं कि चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन एंड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जब देख रेख करने के लिए इनके ससुराल में गए तो पाया कि वहाँ बच्चों की हालत बहुत खराब है और ये लोग उन्हें सही से पाल नहीं पा रहे। इसलिए मैं अदालत से अपील करती हूँ कि इस केस को बंद करते हुए देविका को उनके बच्चे लौटा दिए जाएं। जज साहब देविका के हित में फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और कहता है कि मैं कोर्ट से अपील करता हूँ कि मुझे नॉर्वे सरकार का केस यहाँ पे
लड़ने दिया जाए। देविका की वकील कहती हैं कि ये बार काउंसिल के रूल्स के बिल्कुल विरुद्ध है और इनका कोई राइट नहीं है इस केस को लड़ने का। डैनियल कहता है कि बच्चे इंडिया नॉर्वे समझौते की वजह से यहाँ आए हैं और अगर समझौते में लिखी बातों को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा तो नॉर्वे सरकार की तरफ से मेरा हक है कि मैं उसकी जांच पड़ताल करूं। वो बताता है कि बच्चों की पेमेंट अभी भी नॉर्वे की सरकार कर रही है, तो ये भी देखना है कि क्या वाकई में पैसे बच्चों पर खर्च हो रहे हैं या नहीं। अब जाकर देविका के सामने ये राज खुल जाता है कि अनिरुद्ध के परिवार ने ये सब पैसों के लिए किया और उस वक्त किसी ने भी उसे इस बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था। जज साहब सभी चीजों को देखते हुए डैनियल को केस लड़ने की अनुमति दे देते हैं। अब डैनियल अनुराग को कटघरे में बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम अब बच्चों को कस्टडी में रखने के काबिल नहीं हो। अनुराग कोर्ट कचहरी और मीडिया के सवालों से परेशान हो चुका था और उसकी जिंदगी में भसड़ मच चुकी थी, इसीलिए वो खुद ही बच्चों को अपने पास रखने के लिए मना कर देता है। देविका की वकील कहती हैं कि अगर अनुराग को बच्चे नहीं चाहिए तो अब देविका को ही बच्चे वापस कर दिए जाएं। तो डैनियल देविका को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि आप महीने में कितना कमा लेती हैं। देविका के पास फिलहाल कोई नौकरी नहीं थी, तो डैनियल ये साबित कर देता है कि वो बेरोजगार हैं और वो बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं भर सकती, तो वो उनका ख्याल क्या ही रखेंगी। अनिरुद्ध नॉर्वे में ही रह रहा था, तो वीडियो कॉल के जरिए उससे कनेक्शन बनाया जाता है और तब वो कोर्ट में कहता है कि देविका का मानसिक संतुलन हमेशा से बिगड़ा हुआ था, इसीलिए उसे बच्चे वापस ना किए जाएं। देविका उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि जिसके साथ उसने इतने साल बिताए वो इंसान इतना ज्यादा बीप कैसे हो सकता है। देविका की वकील बताती हैं कि देविका ने नॉर्वे के हॉस्पिटल में और कोलकाता के हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराया और रिपोर्ट में यह आया कि वो पूरी तरह से मेंटली स्टेबल हैं। तब वकील साहिबा चुटकी लेते हुए अनिरुद्ध से सवाल करती हैं कि भला एक पागल बीवी के साथ वो इतने साल कैसे रह लिया और यहाँ तक कि बच्चे भी कर डाले। अनिरुद्ध का भरी अदालत में मजाक बन जाता है, तो वो तुरंत वीडियो कॉल काट के भगोड़े होने का प्रमाण देते हुए भाग जाता है। अब वकील साहिबा कहती हैं कि अब मैं अपने मुवक्किल डैनियल को कटघरे में बुलाना चाहूंगी, क्योंकि जब नॉर्वे में केस लड़ा जा रहा था तो वो वहाँ मौजूद थे। वकील साहिबा सवाल करती हैं कि क्या एक अडॉप्टेड माँ अपने बच्चे को उतना ही प्यार कर सकती है जितना सगी माँ करती है। डैनियल कहता है कि हाँ, एक अडॉप्टेड माँ भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करेगी, क्योंकि मैं भी अडॉप्टेड हूँ, तो मुझे तो अपने माँ बाप से भरपूर प्यार मिला। वकील साहिबा सवाल करती हैं कि क्या देविका पैसों के लिए बच्चों की डील कर सकती है। डैनियल कहता है कि मैं जितना देविका को जानता हूँ वो पैसों के लिए अपने बच्चों की डील कभी नहीं करेगी। वकील साहिबा कहती हैं कि देविका अपने बच्चों के लिए नॉर्वे की सरकार से लड़ गई और भारत सरकार तक अपनी बात पहुँचाई, तो अगर उन्हें अपने बच्चों से प्यार न होता तो वो ऐसा कभी नहीं करती, बल्कि पैसे लेके चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारती। तो इससे ये साबित होता है कि उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है और बच्चे उन्हीं के पास रहने चाहिए। अब देविका को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, तो वो कहती है कि मुझे लोगों ने ना जाने क्या क्या कहा, यहाँ तक कि पागल भी करार कर दिया। मैंने बचपन से यही सोचा कि मैं सब कुछ सही से करूं, इसीलिए जब पिता ने कहा कि पढ़ाई करो तो मैंने बीएससी कर ली। जब माँ ने कहा कि शादी कर लो तो मैंने शादी कर ली। जब मेरे पति ने कहा कि नॉर्वे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सब बढ़िया है, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। सब कुछ सही करते करते मैं कब गलत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पर आज मैं सबका बताया सही नहीं करूंगी, बल्कि जो मुझे सही लगेगा वो करूंगी। मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही खुश रहेंगे और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों के लिए दुनिया के किसी भी जगह जा सकती हूँ जहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा, और चाहे जो हो जाए ये लड़ाई मैं लड़ती रहूंगी। सभी की दलीलें सुनने के बाद जज साहब कहते हैं कि अपना फैसला सुनाने से पहले मैं उन दोनों बच्चों से मिलना चाहूंगा। बच्चों से अलग हुए 2 साल बीत चुके थे और अब सूची तो चलने भी लगी थी, तो जज साहब बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाते हैं, पर वो सीधा अपनी माँ की गोद में चली जाती है। वो शुभ से भी बात करने का ट्राई करते हैं, पर वो भी अपनी माँ को पकड़ के लिपट जाता है। जज साहब समझ जाते हैं कि उन्हें क्या फैसला लेना है। जज साहब कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां न्याय के सामने कानून को झुकना पड़ता है। बच्चे
बच्चे सबसे सुरक्षित अपनी माँ के गोद में ही रहते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बच्चों को उनकी माँ के पास भेज दिया जाए। इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आखिरकार एक माँ की जीत हो जाती है और दीपिका को अपने बच्चे वापस मिल ही जाते हैं। अनिरुद्ध का लालची परिवार जो चाहता था कि दीपिका केस हार जाए, वो अब कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। डैनियल जानता था कि दीपिका हमेशा से अपनी जगह सही थी, इसीलिए वो उसकी जीत में खुश होता है और उसे केस जीतने की बधाई देता है। अब हम देखते हैं कि दीपिका अपने बच्चों के साथ सरस्वती पूजा कर रही होती है और वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। इसके बाद हमें असली दीपिका को दिखाया जाता है, जिनका रियल नेम है सागरिका चक्रवर्ती, और उन्हें 3 साल बाद अपने बच्चे वापस मिले थे। सागरिका ने बच्चों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाले किसी भी मुआवजे को लेने से मना कर दिया। इस केस के बाद ऐसे ही कई सारे सेम केसेस के ऊपर चर्चा हुई और ये केस मील का पत्थर साबित हुआ। स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज और श्रीमती बृंदा कराट के हस्तक्षेप के बिना ये केस भारत सरकार तक पहुंच ही नहीं पाता और इस केस को जीतना असंभव था। अब सागरिका अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है और यही सब बातें बताने के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिन्होंने सच में ये लड़ाई लड़ी थी। सागरिका चक्रवर्ती अपने बच्चों को पाने के लिए नॉर्वे की सरकार से लड़ गईं। उन पर गलत इल्जाम लगाए गए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। 3 साल तक अपने बच्चों से दूर इस केस को लड़ते लड़ते आखिरकार वो ये केस जीत ही गईं और साबित हो गया कि माँ तो आखिर माँ होती है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। सागरिका के साथ ये सारी चीजें 2011 में हुई थी, जब चाइल्ड वेलफेयर सर्विस वाले उनके दोनों बच्चों को उठा ले गए थे और फिर उन पर इल्जाम लगाए कि वो बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रखती। नॉर्वे की सरकार का कहना था कि सागरिका अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाती हैं, जो कि फीलिंग देता है कि वो जबरदस्ती खाना खिला रही हैं और वो हाइजीनिक भी नहीं होता। सागरिका ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू की, लेकिन उसी बीच उनके पति अनुरूप ने उनका साथ छोड़ दिया। 2012 में नॉर्वे की सरकार ने बच्चों की कस्टडी उनके चाचा जी को दे दी। फिर उनके खिलाफ केस लड़ते हुए 2013 में जाकर सागरिका को अपने बच्चे मिल पाए। इन 3 सालों में माँ की हालत खराब हो गई होगी और बच्चों पर भी काफी असर पड़ा होगा, क्योंकि उन्हें इधर से इधर भेजा जा रहा था। सागरिका ने जब इस फिल्म को देखा तो अपनी कहानी देखकर वो रो पड़ी। उन्होंने रानी मुखर्जी और फिल्म बनाने में शामिल सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उनकी कहानी को सच्चाई के साथ दिखाया गया है। ये फिल्म नॉर्वे के एम्बेसडर ने भी देखी और देखकर कहा कि फिल्म में तथ्यों को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। उनका कहना है कि फिल्म में दिखाया गया है कि एक देश की संस्कृति अलग होने की वजह से या हाथ से खाना खिलाने की वजह से माँ को अपने बच्चों से अलग कर दिया गया, लेकिन ऐसा सच में नहीं हुआ होगा, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर का काम बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। हो सकता है कि वहाँ की सरकार सही हो और बच्चों की केयर के लिए जो काम होता है वो भी सही हो, क्योंकि कई अभिभावक होते हैं जो वाकई में अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते, तो उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर काम करता है। पर हमें देखने मिला कि इस सिस्टम में धांधली चल रही थी और पैसे के लिए सब कुछ हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि खराबी सिस्टम में नहीं, उसमें काम करने वाले घूसखोर कर्मचारियों में थी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने सागरिका की एक वीडियो शेयर की जिसमें कि वो कह रही हैं कि नॉर्वे आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो चाहती हैं कि नॉर्वे की सरकार उनसे माफी मांगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करे कि कैसे उन्होंने भेदभाव करके उन्हें सताया और उनको टॉर्चर किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत देश की सरकार ने मेरी बहुत मदद करी और उम्मीद है कि और भी लोगों की मदद करती रहेगी। हम में से कई लोग हैं जिन्हें इस घटना के बारे में पता ही नहीं रहा होगा। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि जब ये केस हुआ था तो शायद मैं अपनी स्कूल लाइफ जीने में व्यस्त था और खबरों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स का, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया और दुनिया वालों को सच्चाई दिखाई। हम अक्सर अपने देश को गाली दिया करते हैं ये कहकर कि हमारे देश का कानून ढीला है या ढंग की पढ़ाई नहीं या फैसिलिटीज नहीं। बात तो सही है, पर जिस तरह से हम
फुल आजादी से अपने देश में जीते हैं, उस तरह की आजादी और किसी भी देश में नहीं है। हम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और फैमिली वैल्यूज को समझते हैं और मुसीबत आने पर सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाहर के देशों में इतना ज्यादा फैमिली से जुड़ाव नहीं होता। ऑडियंस को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है और सब हैरान हैं ये देखकर कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन अफसोस कि अभी ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे, क्योंकि 17 तारीख को शज़ैम, कब्जा और ज़्विगैटो भी रिलीज हुई है, तो ऑडियंस बढ़ गई और इसकी कमाई ज्यादा नहीं हो पाई। फिल्म की बात करें तो शुरुआत में मूवी थोड़ी धीरे चलती है और हल्की बोरियत भी हो सकती है, लेकिन फिल्म जैसे ही जोर पकड़ती है आपको फिर अंत तक बांधे रखेगी। आखिर के 15 मिनट कोर्ट रूम ड्रामा है जो कि देखने में बहुत सही लगा। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा कमजोर लगा, तो वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। ये फिल्म पूरी इमोशनल सीन से भरी हुई है, तो जब आप इसे देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी आंखें नम हो जाएं। शुरू में आपको देविका थोड़ी इरिटेटिंग सी लग सकती हैं और ऐसा फील होगा कि वो इतना आगे आगे क्यों कूद रही हैं और नियम के हिसाब से क्यों नहीं चल रही। लेकिन जब फिल्म आगे बढ़ेगी और आप उनके इमोशंस को फील करना शुरू करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि एक माँ का दर्द क्या होता है। और जब आपका साथी ही धोखेबाज हो तो आगे आगे कूदना ही पड़ता है। अब एक्टिंग की बात करें तो रानी मुखर्जी को हम सालों से देखते आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि वो कितनी बेहतरीन कलाकार हैं और इस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सभी को उनकी एक्टिंग पसंद आ रही है। और बाकी जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, सबकी परफॉर्मेंस सही ही देखने को मिलती है। अगर आप कहीं किसी से रिश्ता बनाते हैं तो वहां आपको मेहनत करनी होती है अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए, लेकिन माँ बाप भाई बहन से जो रिश्ता होता है उसमें प्यार ना ही जताना पड़ता है ना ही दिखाना पड़ता है। आप गुस्सा भी होते हैं तो वो कहीं चले नहीं जाते या आपको छोड़ नहीं देते। शायद इसीलिए कहा जाता है कि आखिर में घर वाले ही आपके साथ खड़े होते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप पढ़ाई लिखाई और नौकरी करके उनकी सेवा करें, क्योंकि परिवार ही सब कुछ है। तो ये था एक्सप्लेनेशन मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा